गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं महेश कुमार पुनः दिव्य बिहार के प्लेटफॉर्म से उपस्थित हुआ हूं और जो इंग्लिश का पेडागोजी है, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें खासकर अगर हम सीटेट की बात करेंगे तो सीटेट में पेडागोजी जो होता है वो सीटेट में पेडागोजी 30 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, जिस 30 नंबर में आप अगर देखेंगे तो 30 नंबर में आपका दो पैसेज रहेगा, एक हो सकता है कविता से और एक कहानी से। उसके बाद लगभग 15 से 17 जो क्वेश्चन होगा वो 15 से 17 क्वेश्चन पेडागोजी होगा, जो खासकर इंग्लिश का पेडागोजी। अगर इसको आप अच्छे ढंग से कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे हिंदी का पेडागोजी होता है ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश का पेडागोजी होता है। केवल लैंग्वेज को समझना होता है, शब्दों को समझना होता है, बाकी आप आसानी से 15-17 में आसानी से आप 15-17 स्कोर कर सकते हैं। और बाकी रहा लिटरेचर का तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है पेडागोजी का, जो कई वर्षों में पूछा है, उसको देखते हैं फिलहाल। ठीक है, तो समय को बिना गवाते हुए हम लोग आएंगे क्वेश्चन पर और क्वेश्चन को बारीकी से समझेंगे कि किस तरह से हम इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कहा है हाउ कैन, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ कैन, एक मिनट देखेंगे, थोड़ा सा पेन हम ले लेते हैं, पेन को लेते हैं फिर समझेंगे। हाउ कैन यू गेट शाई स्टूडेंट्स टू स्पीक व्हेन दे डू नॉट वांट टू। मतलब ये कहना क्या चाहता है, पहले इसके अर्थ को समझेंगे। कहता है हाउ कैन, कैसे कर सकता है एक शाई स्टूडेंट है, शाई का मतलब जो शर्मीला स्टूडेंट है, जो शर्मीला स्वभाव का है, वो स्टूडेंट क्या करता है, वो बोलना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक जो शिक्षक होंगे ऐसे विद्यार्थियों के लिए क्या करेंगे जो शर्मीला बच्चा है और वो बोल नहीं पाता है, उसको क्या करेंगे, किस तरह से ट्रीट करेंगे, उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे कि वो बोल पाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है डोंट पुट प्रेशर, उस पर प्रेशर मत दीजिए। ठीक है, ऑन देम, यानी जो ऐसे बच्चे हैं उन पर प्रेशर मत दीजिए। टू कम अप विथ अ रिस्पॉन्स क्विकली, मतलब जल्दी से क्विकली रिस्पॉन्स करे, इसके लिए आप प्रेशर नहीं दीजिए। एक तरह से देखिए तो ये सुझाव है, तो हो सकता है कि आंसर आपका सही हो। ये कह रहा है कि ऐसे बच्चे अगर मिलते हैं तो उस पर प्रेशर मत दीजिए और क्विकली उसको रिस्पॉन्स करने के लिए मत कहिए, उसे समझाइए। ठीक है, उसके जो कमियां हैं उसको जानिए, क्या आखिर कारण क्या है जिसके कारण ही इज नॉट एबल टू स्पीक। तो हम सेकेंड ऑप्शन में आते हैं, कहा है चेंज द टॉपिक, टॉपिक को चेंज कर दीजिए टू सुटेबल द स्टूडेंट्स एबिलिटी, यानी स्टूडेंट का जो एबिलिटी है उसके अनुसार आप चलिए और टॉपिक को बदल दीजिए। देखिए टॉपिक को बदलना मतलब समस्या से भागना हो जाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को जैसे ही चेंज करेंगे तो जो बच्चों में जो समस्या है वो तो रह जाएगा, यानी बरकरार समस्या रहेगा, तो हम टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे, यानी वी कैन नॉट चेंज द टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑप्शन में आते हैं, कहा गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स, मतलब वर्ड्स का लिस्ट आप दे दीजिए और क्या करे बच्चा, विथ मीनिंग टू लर्न एंड यूज, और उसका मीनिंग को समझे और उसे यूज करे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी हम ये सोचेंगे कि इसको वर्ड्स का लिस्ट दे देने से ये शर्मीलापन जो है ये खत्म नहीं होगा। हालांकि अभी हम दोनों को होल्ड करके रखते हैं, लास्ट वाला को देखते हैं ऑप्शन को। लास्ट ऑप्शन में कहा इग्नोर देम एंड टेक योर क्लास, कहता है उसको इग्नोर कीजिए, अब अपना क्लास लीजिए। तो क्या ये सही नहीं है ना, यानी इट इज नॉट फेयर फॉर देम, तो ये सही नहीं है। इग्नोर करना भी गलत है और टॉपिक को चेंज करना गलत है, दोनों गलत हो गया, यानी कि 4 और 2 बिल्कुल गलत है। 1 नंबर और 3 नंबर पर हम लोग गौर करेंगे, कहा डोंट प्रेशर, वो प्रेशर मत दीजिए उसे और जल्दीबाजी में कोई काम नहीं कीजिए। ये कहा है वर्ड का एक लिस्ट दीजिए, तो ये तो क्या हो गया, एक तरह से आप समझिए तो अपना पीछा छुड़ाना हो गया। वर्ड का लिस्ट दीजिए और वो अपना समझेगा, मीनिंग याद करेगा, यूज करेगा। तो बेस्ट यही है कि आप हड़बड़ाइए नहीं, उसके सिचुएशन को समझिए और उसके बाद आप क्या करिए, उसे जानिए कि किस
तरह से प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू दी बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो सेकेंड क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकेंड क्वेश्चन में कहा जा रहा है द पर्पस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। सेकेंड लैंग्वेज का पर्पस, उद्देश्य, द पर्पस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन माने प्राप्त करना, इज इन्फ्लुएंस्ड बाय लैंग्वेजेस दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज द इन्फ्लुएंसेस इज। मतलब ये क्या कहना चाहता है, उस क्वेश्चन पर हम गौर करेंगे। कहता है द पर्पस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी जो उद्देश्य होता है सेकेंड लैंग्वेज को प्राप्त करने का, इन इन्फ्लुएंस, जिसके इस इन्फ्लुएंस माने जिसके प्रभाव में, बाय लैंग्वेज दैट द लर्नर ऑलरेडी नोज, यानी जो लैंग्वेज आप सिखाना चाहते हैं जिसे बच्चा पहले से जान रहा है, ऑलरेडी माने पहले से जान रहा है, द इन्फ्लुएंस इज, अब उसका प्रभाव कैसे पड़ेगा। मान लेते हैं कि कोई बच्चा हिंदी भाषी है और हमारा क्लास हिंदी का है, तो उसमें कैसा प्रभाव पड़ेगा, यानी निगेटिव प्रभाव पड़ेगा या किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, बच्चा उसको सही ढंग से ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। तो जो हिंदी भाषी है और हिंदी का ही क्लास हो, जो पहले से बच्चा जान रहा है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसमें देखते हैं, कहता है इंटर लैंग्वेज, इंटर लैंग्वेज। दूसरा में कहा है कि सिस्टमैटिक ईरर्स है, तो ईरर तो ये गलती हो गया ना, ये सिस्टम का ईरर है। कहा लैंग्वेज ट्रांसफर हो रहा है, लैंग्वेज का ट्रांसफर हो रहा है, और इसमें कह दिया नन ऑफ दिस। ठीक है, तो हम सबको देखते हैं, तो इंटर लैंग्वेज और कहा सिस्टमेटिक, ये तो हटा ही दिए हैं पहले, लैंग्वेज ट्रांसफर। अब देखिए क्या होगा ना, कि जो बच्चा पहले से जान रहा है और उस बच्चा को हम फिर से लैंग्वेज के बारे में ले जाना चाहते हैं, उसके बारे में समझाना चाहते हैं, तो उसका इन्फ्लुएंस कैसा होगा, प्रभाव कैसा होगा, तो लैंग्वेज को आसानी से क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। ट्रांसफर कहने का मतलब है पहले वाला जो उसके पास लैंग्वेज का ज्ञान है उससे जोड़कर और उसका अर्थ निकालने में वो ज्यादा सहूलियत महसूस करेगा, कंफर्ट महसूस करेगा। यानी कि इंटर लैंग्वेज का कहने का मतलब हुआ उस लैंग्वेज से अलग। ठीक है, प्रवेश करना नहीं हुआ, ये अलग हो गया। तो यहाँ मेनली क्या होगा, लैंग्वेज का वो ट्रांसफर कर पाएगा, यानी उसे कह सकते हैं कि आसानी से समझ पाएगा, आसानी से सोच पाएगा। नन ऑफ दिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 3 नंबर। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि किस तरह से मैटर को रखा गया है। कहा है द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स इज, 1 मिनट पहले पेन लेते हैं। कहा है द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स इज ऑर्गेनाइज्ड on elements of human society and the natural world। इतना तक पहले समझते हैं। कहा है द सेकेंड लैंग्वेज कोर्स, जो सेकेंड लैंग्वेज का जो कोर्स चल रहा है, इज ऑर्गेनाइज माने ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, ऑन एलिमेंट्स का मतलब तथ्य होता है ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी मानव का जिस सोसाइटी से वो आ रहा है बच्चा, उसी सोसाइटी से ये लैंग्वेज का कोर्स जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड द नेचुरल वर्ल्ड, नेचुरल वर्ल्ड का मतलब होता है कि जो प्राकृतिक वातावरण है उस वातावरण से जोड़कर। अब कहता है विदाउट रिलाइंग ऑन प्रिंटेड टेक्स्ट, और इसमें कोई रिलाई नहीं किया जा रहा है प्रिंटेड टेक्स्ट। प्रिंटेड टेक्स्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई बुक जो रहता है, जो लिखा हुआ रहता है ना, लिखा हुआ रहेगा, उसको प्रिंटेड टेक्स्ट बोलेंगे। ठीक है, अब कहता है दिस इज कॉल्ड, ये क्या कहलाएगा, मतलब कोई बच्चा को उसके हम नेचुरल वर्ल्ड से जोड़कर, उसे उसके सोसाइटी से जोड़कर समझाएंगे, तो ये सिखाएंगे, तो ये टीचिंग जो मेथड होगा वो क्या कहलाएगा, किस तरह का टीचिंग मेथड कहलाएगा। तो देखिए आप ऐसे भी देखेंगे तो ज्यादातर होता क्या है, जो वर्ड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ज्यादा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है
तो जो वर्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अगर वर्ड ऑप्शन में आ रहा है तो आप यहाँ से आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए कहता है सिचुएशनल है, सिचुएशन के आधार पर है, परिस्थिति के आधार पर है। दूसरा कहा नेचुरल, देखिए नेचुरल है, यहाँ भी आपका नेचुरल वर्ल्ड है, दुनिया से जुड़ा हुआ, जिस प्राकृतिक वातावरण में रहा है उससे जुड़ा हुआ। कहता है ग्रामर ट्रांसलेशन, ग्रामर ट्रांसलेशन का कहीं कुछ चर्चा नहीं है, नेचुरल वर्ड से जुड़ा हुआ है। और कहता है रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक, देखिए ये कह रहा है क्या, विदाउट अ प्रिंटेड टेक्स्ट, तो विदाउट प्रिंटेड टेक्स्ट कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ प्रिंट हो नहीं रहा है, ये तो हो नहीं रहा है, तो ऑप्शन 3 खत्म हो गया। और हमारा ग्रामर से कहीं कोई चर्चा नहीं है तो ये भी खत्म हो गया। अब बचता है सिचुएशनल, तो ये सिचुएशन पर नहीं है, ये नेचर पर है, नेचुरल चीज हो गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा 2 नंबर आंसर हो जाएगा, है ना, 2 नंबर आंसर हो जाएगा। हम पहले बताए हैं कि अगर समझ में नहीं आता है तो देखेंगे जो वर्ड यूज जो किया गया है ऑप्शन में वो क्वेश्चन में है कि नहीं, अगर ऐसा होगा तो आप आराम से उसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन को। आगे का क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि ये गुड लिसनर कैन, एक अच्छा जो लिसनर होगा, ठीक है, जो अच्छा लिसनर होगा, जो सुनने वाला जो होगा वो कैन क्या कर सकता है, ठीक है। और इधर डॉट डॉट है, इसके आगे और कुछ लिखना है, मतलब एक अच्छा जो लिसनर होगा, श्रोता जिसको बोलते हैं, वो क्या कर सकता है। तो पहला ऑप्शन में कहा है करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, यानी आसानी से, करेक्टली यानी कि सही से वो क्या करेगा, जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जा रहा है उस पर वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब बताएगा, आप ये कह सकते हैं। दूसरा कहा कि रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज, इंटोनेशन का मतलब होता है कि जो स्पीकिंग में या रीडिंग में जो इंटोनेशन होता है, मतलब उतार चढ़ाव शब्दों का होता है, उससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब तीसरा कहा है कि प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, अब जब सुनेगा तो वो प्रोनाउंस करेगा यानी उच्चारण करेगा प्रत्येक वर्ड को सही रूप से, ठीक है। अब कह रहा है लास्ट में अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल अ वर्ड, और ये भी समझेगा कि स्पेलिंग उसका कैसे किया जाए, ठीक है, किस तरह से स्पेलिंग किया जाए। तो आप पूरे इस ऑप्शन को देखेंगे तो इसमें क्या कहा कि प्रोनाउंस करेगा, देखिएगा इसमें कहा प्रोनाउंस करेगा, इसमें कहा स्पेल करेगा। तो कोई आदमी सोच सकता है ना कि जब प्रोनाउंस होगा तो स्पेल काहे नहीं होगा। तो इस तरह का जब सिचुएशन बनता है ना तो दोनों में से कोई नहीं होता है, ना वो प्रोनाउंस में जाएगा ना स्पेल में जाएगा, ठीक है। इसको हम हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। रिकॉग्नाइज हाउ इंटोनेशन इज यूज्ड, यानी शब्दों का जो उतार चढ़ा हुआ है, स्ट्रेस जो डाला गया है कैसा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो आप सोचिए कि जब हम अच्छा श्रोता होंगे, ठीक है, जब हम किसी चीजों को सुनेंगे बढ़िया ढंग से तो हम क्या करेंगे, हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो अच्छा होगा, करेक्टली होगा, सही रूप से होगा, और हमसे जो भी पूछा जाएगा उसका हम जवाब देंगे, ठीक है। यानी हम सही से सुनेंगे तभी ना जवाब दे पाएंगे, अगर हम सुनेंगे नहीं तो आई एम नॉट एबल टू से एनीथिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, तो इसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे। तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, तो सही ऑप्शन पहला नंबर होना चाहिए कि एक अच्छा लिसनर अच्छे तरह से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आया है, ठीक है, हालांकि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ ही है और इसको थोड़ा सा समझते हैं। इसमें कहा है इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड फॉर, स्टैंड्स फॉर का मतलब किस लिए आता है या क्या है, किस तरह से उपयोग होता है, ये भी आप समझ सकते हैं। स्टैंड फॉर कहा है रीडिंग फॉर इनरिचमेंट, इनरिचमेंट का मतलब बढ़ाना होता है, ऑफ वोकैबुलरी, यानी आपका जो शब्दकोश है, शब्द का जो स्टॉक है उसको आप इनरिच कर सकते हैं, माने बढ़ा सकते हैं, ये है इंटेंसिव रीडिंग का मतलब। तो ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब कहता है रीडिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए पढ़ना, खुशी के लिए पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं होता है कि इंटेंसिव रीडिंग आनंद के लिए पढ़ा जाता है। कहा रीडिंग फॉर डेवलपमेंट,
लिटरेरी सेंसिटिवली, मतलब कि आपका लिटरेरी सेंस है उसको डेवलप करने के लिए इंटेंसिव रीडिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन आप सीधा समझिए इंटेंसिव रीडिंग का हिंदी होता है गहन अध्ययन, ठीक है, गहन अध्ययन। तो गहन अध्ययन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स, ठीक है। अब क्या है, रीडिंग द टेक्स्ट इन पार्ट फॉर डिटेल। मान लीजिए कि पेपर जो अखबार जो आता है 17-18 पेज का आता है, उसमें आपका जो अपना न्यूज होता है आपसे जुड़ा हुआ रहता है, या आप खेल पेज को ज्यादा पसंद करते हैं तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। जिस टॉपिक को, जिस मैटर को, जिस पार्ट को डिटेल में पढ़ेंगे वही कहलाएगा इंटेंसिव रीडिंग, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं होगा, याद रखना है गहन अध्ययन होता है, इसका मतलब इंटेंसिव रीडिंग का, ठीक है। तो इस तरह से हम 5 क्वेश्चन को खत्म किए हैं। आगे हम देखते हैं 6ठे क्वेश्चन को। अब आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसमें कहा है प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर। प्रॉब्लम किससे हो रहा है, स्पेलिंग एरर से हो रहा है। देखिए आप जान रहे होंगे कि हिंदी का जो पेडागोजी है और इंग्लिश का जो पेडागोजी है खास अंतर होता नहीं है, केवल समझने का अंतर है, ठीक है। जो हिंदी में पूछा जाता है वही लगभग इंग्लिश में पूछा जाता है, और मानिए तो संस्कृत में भी वही पूछा जाता है, लेकिन लैंग्वेज अलग रहता है, बाकी कुछ नहीं है। तो कह क्या रहा है कि प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर, एरर कर रहा है किसमें, तो स्पेलिंग में। बहुत बच्चा होता है कि जब आप उसको बोलिएगा लिखने के लिए तो बहुत सारा जो मैटर होता है उसमें स्पेलिंग जो लिखता है बहुत एरर कर देता है, गलती कर देता है। ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजीली सोल्व थ्रू, किसके द्वारा आसानी से उसको सोल्व किया जाएगा। मतलब आपके क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉब्लम कर रहे हैं स्पेलिंग में, स्पेलिंग गलत लिखते हैं। इसके लिए आप इसे सॉर्ट आउट करने के लिए, रूट आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप कह रहा है इसमें पहला ऑप्शन कि आप उसको डिक्शनरी दे दीजिए। तो डिक्शनरी से स्पेलिंग जल्दी ठीक होगा नहीं, ठीक है, बच्चा को खोजने भी नहीं आ सकता है, हो सकता है। फिर कह रहा है टेक्स्ट बुक का यूज आप कीजिए, ये भी ज्यादा अच्छा नहीं है। आप लोग सुने होंगे डिक्टेशन का नाम। तो डिक्टेशन जो होता है श्रुति लेख, जिसमें टीचर बोलते हैं और बच्चे लिखते हैं। तो बोलने और लिखने में साउंड का जो स्ट्रेस होता है उससे स्पेलिंग भी पकड़ाता है, प्लस टीचर उसको समझते हैं। जहां गलती होता है टीचर खुद लिख के दिखाते हैं, समझाते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए वैसे बच्चों से क्या कराइए, डिक्टेशन कराइए, श्रुति लेख करवाइए। टीचर बोलेंगे, बच्चे लिखेंगे, इसमें बहुत सारा स्पेलिंग सही हो जाएगा। और यहाँ पे टीचिंग एड्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये ज्यादा मजबूत हो गया इसलिए टीचिंग एड्स कमजोर पड़ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का आंसर होगा। तो हम फिर चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस पर गौर करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे केवल। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ नंबर है क्वेश्चन का, इज ए प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट पहले समझते हैं क्या होता है। प्री रिक्विजिट का मतलब जो पहले दरकार है, जिसकी पहले जरूरत है, उसे हम बोलते हैं प्री रिक्विजिट। जैसे आप किसी स्कूल में एडमिशन के लिए जाएंगे तो प्री रिक्विजिट आपका ड्रेस होना चाहिए, ठीक है। यानी आप वहां उसका जो ड्रेस होता है उसमें जाएंगे तो वो प्री रिक्विजिट हो गया। तो अब कहता है टू लर्निंग अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को, एक भाषा को सीखने के लिए व्हाट इज द प्री रिक्विजिट, यानी प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए। यानी यू हैव टू फाइंड आउट इन दिस 4 ऑप्शंस। आपको ये 4 ऑप्शन में फाइंड आउट करना है कि क्या प्री रिक्विजिट होगा। तो पहला नंबर में है मोटिवेशन, इसको रोक के रखते हैं, होल्ड करते हैं, आंसर हो सकता है। दूसरा कहा रीडिंग स्टोरी, लैंग्वेज सिखाने से पहले उसको रीडिंग स्टोरी कराइए। अब बच्चा आप जान लीजिए कि लैंग्वेज जान ही नहीं रहा है तो स्टोरी रीडिंग कराने से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसको पढ़ने ही नहीं आएगा, ठीक है। तो हम पहले लैंग्वेज का बेसिक जानकारी देंगे, तो यहाँ पे रीडिंग स्टोरी नहीं होगा। ठीक कहा है सेकंड नंबर में नोइंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, यानी वर्ड को जानना और उसके मीनिंग को जानना, ये भी कठिन काम हो गया लैंग्वेज सीखने से पहले। कहा है नॉलेज ऑफ ग्रामर, ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए। देखिए कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले या किसी भी काम को करने से पहले मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। तो लैंग्वेज सीखने के लिए हम अगर मान लेते हैं कि इंग्लिश के टीचर है या हिंदी के टीचर है और बच्चों को कहेंगे कि इंग्लिश बहुत कठिन सब्जेक्ट होता है, इसे सीखना आसान बात नहीं है, आप यू आर नॉट एबल टू
लर्न इंग्लिश इजिली, ऐसे बोले अगर बच्चा को पहले से हम डरा दे तो क्या होगा, बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन करना पड़ेगा, उसको मोटिवेट करेंगे तब वो समझ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को रीड करेंगे। कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग, इसमें से कौन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कंपोनेंट, यानी लैंग्वेज के कंपोनेंट कौन नहीं है, कौन लैंग्वेज का भाग नहीं है, कौन लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब आपको लगेगा कि सब है, लेकिन इसी में हमको जो कमजोर पड़ता है उसको चुन लेना है। निगेटिव है ये, तो निगेटिव को चुनना है। देखिए लैंग्वेज में स्ट्रक्चर तो होगा ही, यानी अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो होगा ना, ये स्ट्रक्चर हो गया, तो ये होगा। लैंग्वेज बिना साउंड का हो ही नहीं सकता है, साउंड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज में तो साउंड ही होता है, और लैंग्वेज में वर्ड भी चाहिए, वोकैबुलरी भी चाहिए। अब कमजोर कौन पड़ गया, तो स्क्रिप्ट जो होता है, पटकथा होता है, या जो हम स्क्रिप्ट छोटा छोटा नाटक पर लिखते हैं वो होगा। तो यहाँ ये कमजोर पड़ गया ज्यादा, ये जो स्ट्रक्चर हो गया, साउंड हो गया, वोकैबुलरी हो गया, यानी दिस 3 ऑप्शन आर वेरी सुटेबल बट स्क्रिप्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अनुसार ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। कहा है रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड, रीडिंग का जो स्किल्स है, पढ़ने का जो तरीका है, स्किल्स का मतलब कौशल होता है। ठीक है, तौर तरीका जिसको बोलते हैं, हर आदमी के पास अपना अपना स्किल होता है। तो कहा रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप किया जा सकता है बेस्ट तरीके से, बाय माने किस तरीके से, बढ़िया ढंग से रीडिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है। तो देखते हैं। अब देखिए हमको रीडिंग स्किल डेवलप करना है, यहाँ राइटिंग आ गया, यहाँ से ही आप इसको रिमूव कर सकते हैं। हमको रीडिंग स्किल अच्छा करना है ना, तो ये कहता है कि क्वेश्चन आंसर को आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में कहा है फोकस करना है, फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, मतलब कोई हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हमारा एक चैप्टर का पन्ना है, फर्स्ट पेज है। इस पेज में जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़े, और इसमें से जो वर्ड आया है उसको हम क्या किए हैं, उसको यूज किए हैं, अपने डेली लाइफ में उसको यूज किए हैं, उस पर फोकस किए हैं। तो ये आंसर ये हो सकता है, लेकिन हमें वी शुड चेक ऑल द ऑप्शंस। अब क्या है, डूइंग वोकैबुलरी और एक्सरसाइज, मतलब वोकैबुलरी का जो वर्ड मीनिंग का है उसको एक्सरसाइज को आप क्या कीजिए, करिए। फिर नेक्स्ट में कहा है डूइंग पजल्स, पजल तो लाना ही नहीं है, पजल लाना नहीं है, और प्लेइंग वर्ड्स गेम, और वर्ड गेम को खेलिए। जैसे बच्चा सब खेलता है ना वर्ड गेम प्ले करता है, एक वर्ड वो बोलता है, उसका लास्ट लेटर होता है, उसे फिर दूसरा वर्ड बोलता है, दूसरे बच्चे बोलते हैं। तो यहाँ पजल जो है ना ये मुश्किल कर देगा। ठीक है, तो हम आते हैं। अब हम तो एक नंबर को पहले कैंसिल किए हैं, 4 नंबर को कैंसिल किए हैं। अब हमारे पास 2 और 3 है, लेकिन 2 और 3 में 2 मजबूत बन रहा है, स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये फोकस करने की बात कर रहा है। किस पर, दो चीज महत्वपूर्ण है, फोकस करो, यूज करो, और किसके संदर्भ में करो, तो जो कॉन्टेक्स्ट में दिया हुआ है उसके संदर्भ में यूज कीजिए। यानी कि अगर हम 5 वर्ड डेली सीख रहे हैं या और इसी वर्ड को हम डेली यूज कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा समझ बढ़ेगा, और हम जब भी स्पीकिंग करेंगे तो उसमें वी कैन यूज दीज वर्ड्स, यानी इस वर्ड को हम यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होना चाहिए 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर आंसर होगा। अब आते हैं हम इस स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मीन्स, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा आप समझिएगा ना। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है जैसे आपसे साधारण क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, तो आप इजीली बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जो आपका दिमाग हिल जाए, ठीक है, अब क्या होगा इसका, तो अब हमारे पास जवाब नहीं है, ऐसा तो कभी हम सुने ही नहीं थे। अचंभा में पड़ जाना, वही
ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस लेता है। तो देखते हैं ऐसा कहाँ पहुंचता है। पहला नंबर में कहा टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक, यानी टॉपिक के बारे में सभी आइडिया को कलेक्ट करना, संग्रह करना। ठीक है, सबको पढ़ते हैं। टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, कुछ मेंटल एक्सरसाइज करना। नेक्स्ट में कहा है 3 नंबर में टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीजों को समझने में प्रयास यानी एफर्ट्स लगाना, प्रयास करना। नेक्स्ट में कहा 4 नंबर में टू गिव सम काइंड्स ऑफ स्टिमुलस टू द ब्रेन, यानी ब्रेन को कुछ क्या देना, स्टिमुलस देना, यानी कि उद्दीपन, है ना, हिंदी में इसको उद्दीपन बोलते हैं, उसको देना। तो अब हम लोग देखते हैं कि आइडियाज ऑन अ टॉपिक कहा टू कलेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज ऑन अ टॉपिक। नेक्स्ट में कहा टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज, ठीक है, और टू एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को समझने के लिए प्रयास करना, और टू गिव सम काइंड्स ऑफ, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। अब हम आते हैं ये कलेक्ट करने के लिए कहता है, ये भी कमजोर पड़ेगा। टू डू सम मेंटल एक्सरसाइज और कहा टू मेक एफर्ट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, हाँ ज्यादा अच्छा ही लग रहा है। यानी कि ये ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, आपके दिमाग में हलचल आया, आपके दिमाग में कुछ ऐसा क्वेश्चन डाला गया, आपको बताया गया, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं उसको समझने के लिए। कोई भी तथ्य को दिया गया है उसे समझने के लिए आप ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, यही क्या होगा, ब्रेन को आप धक्का दे रहे हैं, स्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो यही आंसर हो जाना चाहिए, मेक एफर्ट्स। ऐसे भी आप ये देखिए पॉजिटिव चीज है प्रयास करना, और यहाँ पे ऐसे भी दिया हुआ है कि समझने का प्रयास करना, तो ज्यादा बेटर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन को किया है जो कि इंग्लिश का पेडागोजी रिलेटेड था, और इसी तरह से फिर हम अगले सेशन में इंग्लिश का या दूसरे जो सब्जेक्ट्स है उसके पेडागोजी को लाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इसका लाभ उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, दीप बिहार के पोर्टल से आपको बराबर इस तरह का जो बेस्ट तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट।